देखें क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि a bead A of mass 0.1 kg is threaded on a long straight rigid wire which is inclined at sine inverse 7 by 25 to the horizontal. A is released from rest and moves down the wire. The coefficient of friction between A and the wire is mu. When A has traveled 0.45 meter, A is released from rest and moves down the wire. The coefficient of friction between A and the wire is mu. When A has traveled 0.45 meter down the wire, its speed is 0.6 meter per second. Show that the value of mu is 0.25. तो आपने हमेशा इंक्लाइंड प्लेन बनानी है ऐसे क्वेश्चन के अंदर। हम यहाँ पर अपनी इंक्लाइंड प्लेन बनाएंगे। ये इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पर जो एंगल है बेटा मैं उसे अल्फ़ा कंसीडर कर लेता हूँ। अब ये कोई बीड है मैस, यहाँ पर मैं जो है ना वो बीड यहाँ पे बना दूंगा। डाउन द वायर, ये बीड नीचे की तरफ जा रहा है तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन होगी वो पीछे की तरफ लगेगी। म्यू आर, फ्रिक्शन इसकी बैकवर्ड लगेगी। इसका जो वेट है वो डाउन द स्लोप लगेगा क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा है, तो एम जी साइन अल्फ़ा। यहाँ पर फोर्सेस को आइडेंटिफाई करो। एम जी साइन अल्फ़ा आप यहाँ पर बनाओगे और यहाँ पर आर बनाओगे आप, और आर के अपोजिट बिल्कुल आपने एम जी कॉज अल्फ़ा बना देना है। दिस इज़ एम जी कॉज अल्फ़ा। यहाँ पे बन गया। म्यू आर ऊपर की तरफ लग रही है, बॉल नीचे की तरफ आ रही है। आपने सबसे पहले इस साइन इनवर्स वाले मसले को सॉल्व कर लेना है। ये साइन इनवर्स है तो ये अल्फ़ा के इक्वल है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन इनवर्स। 6 नंबर का क्वेश्चन है। आखिरी क्वेश्चन 12 नंबर का होगा। अगर ये कर गए तो आप बचा जाओगे अपने आप को, क्योंकि 12 मार्क का लास्ट का मतलब है कि 50 में से 38 मार्क्स पे एग्जामिनर फेंकेगा। तो इसको बड़ी एहतियात के साथ करना है। या तो सबसे पहले इसके साथ पंगा ले लेना है, पहले इसे सॉल्व कर लेना है, या फिर टाइम मैनेज करके इसके लिए अच्छा खासा टाइम रखना है आपने लास्ट क्वेश्चन के लिए। ये 7 साइन इनवर्स 7/20 है, तो साइन इनवर्स को वापस इधर फेंकना है। तो ये आपके पास बेटा जी साइन अल्फ़ा बन जाएगा। तो दिस इज साइन अल्फ़ा। कोई भी एंगल की रेशो होगी आपने उसको ऐसे बना देना है। अगर वो इनवर्स होगी तो साइन को लेफ्ट पे ले जाएं, तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 7/25। जब ये बना लो तो इसके लिए नया ट्राई आपने इंट्रोड्यूस करना है। ये नया ट्रायंगल, साइन का मतलब होता है यहाँ पर अगर अल्फ़ा है तो साइन परपेंडिकुलर 7, हाइपो आपके पास बेटा जी 25 है। तो आपने बेस पैथागोरस थ्योरम लगाओ, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो इट विल गिव यू 24। तो ये जो नई ट्रायंगल बना ली हमने, ये आपने खुद बनानी है। एग्जामिनर बस सिर्फ एक हिंट देगा आपको। अब इसमें से मुझे कॉस अल्फ़ा चाहिए। कॉस अल्फा होता है बेस ओवर हाइपो, तो इट मीन के दैट इज 24/25। कॉस अल्फा मैंने बना लिया। अब ये रेजोल्यूशन मैंने सारी कर ली। अब सबसे पहले मुझे एक्सेलरेशन मैं निकाल लेता हूँ। अब आपने सबसे पहले यहाँ पर थर्ड इक्वेशन लगानी है क्योंकि स्पीड मेंशन है। v इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2as। v हमारे पास 0.6 गिवन है। दिस इज 0.6 का स्क्वायर, u की वैल्यू 0 लेनी है तो 0 का स्क्वायर प्लस 2as। डिस्टेंस हमारे पास बताया गया, ये 0. ये डिस्टेंस लिखा हुआ 0.45 मल्टीप्लाइड बाई 0.45 मीटर। तो यहाँ से मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो 0.6 का स्क्वायर आ जाएगा 0.36 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 2 90, इसका मतलब है ये 0.9 है। तो एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर मेरे पास जो एक्सेलरेशन आएगा, कैलकुलेटर यूज़ करें तो बेटा जी ये 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो दिस इज़ द एक्सेलरेशन जिससे वो बॉडी नीचे आ रहा है।
मुझे आर चाहिए हो तो आर इज़ ऑलवेज इक्वल टू, रिमेंबर जब भी आपको आर चाहिए आर इज़ ऑलवेज इक्वल टू एम जी कॉज एल्फ़ा। आपका आर हमेशा एम जी कॉज एल्फ़ा के इक्वल होगा। और बीट का जो मैस है वो 0.1 है, जी की वैल्यू 10 है और कॉज एल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 24/25। तो यहाँ पर पूरा एक्सप्रेशन आपने आर के इक्वल कर देना है। अब आपने रिजल्टेंट फोर्स, न्यूटन का सेकेंड लॉ, रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, मीन्स रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स मैस टाइम एक्सेलरेशन। तो अब रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास होती है ड्राइविंग फोर्स माइनस रेजिस्टिव फोर्सेस, एफ आर इज इक्वल टू मैस। मैस इसका 0.1, एक्सेलरेशन हमने ऊपर ही निकाला हुआ है तो 0.4। ड्राइविंग फोर्स इसकी एम जी साइन थीटा, नीचे की तरफ जा रहा है तो इसकी ड्राइविंग फोर्स ये है, अपोजिंग फोर्स म्यू आर है। तो अब आपने यहाँ पर लिख देना है कि ड्राइविंग फोर्स हमारे पास है एम जी साइन थीटा, तो दैट इज 0.1 इंटू जी, जी इज 10 इंटू साइन एल्फा, तो दिस इज योर साइन एल्फा माइनस म्यू आर। आर किसके इक्वल है, आर हमने ये यहाँ पे बेटा जी लिखा हुआ है, आर की वैल्यू पूरी की पूरी लिख दो, 0.1 इंटू 10 इंटू 24/25 एंड दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 1, तो 10 10 100, 4 दैट इज 1/25। इसके नीचे 10 लगाओ, इसके नीचे 10 लगाओ, 10 10s आर 100, 4/100, 1/25। तो यहाँ से साइन अल्फ़ा हमारे पास 7/20 है, तो यहाँ पर आपके पास ये ख़त्म हो जाएगा। तो दिस इज़ योर 7/25। ये 10 से ये एलसीएम लो, 10 से 10 को काट दो, साइन अल्फ़ा 7/25 है माइनस म्यू। म्यू के अंदर ये जो सारी वैल्यूज़ हैं आपके पास, इनको मल्टीप्लाई करो, ये भी ख़त्म हो जाएगा, 24/25 आ जाएगा आपके पास एंड दैट इज़ इक्वल टू 1/25। इस 1/25 को लेफ्ट साइड पे लेकर आ जाए बेटा, दिस इज 7/25 माइनस 1/25 एंड दैट इज इक्वल टू 24/25 म्यू। तो इधर से आपके पास आ जाएगा 6/25, तो दिस इज 6/25। ये उधर आकर मल्टीप्लाई करेगा तो 25 ऊपर 24 नीचे, 25 से 24, तो 6 4s आर 24, तो 1/4, और 1/4 का मतलब है कि म्यू का आंसर 0.25। दिस इज शोन, आई थिंक ये हमने शो करना था, तो आपने म्यू का आंसर 0.25 ये शो करना था। स्टार्ट में देखें 6 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें से आपने शो करना था कि म्यू की वैल्यू 0.25 होगी, और हमने प्रूव कर दिया, तो ये 6 मार्क्स आपको मिल गए। वही रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है बेटा, वही वाला कॉन्सेप्ट है। ट्राइंगल के लिए उसने अल्फ़ा दिया, एंगल को मैनेज करना है, और उसके बाद रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन एंड यू आर डन। अब आगे देखो, फिर 6 नंबर का क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन उसने इस तरह का ही बनाना है। इसमें से हाफ से ज़्यादा मार्क्स भी ले जाओ, या अच्छी तरह से अगर कवर करो तो आप फुल मार्क्स भी ले सकते हो। अनदर बीट B of mass 0.5 kg is also threaded on the wire. At the point where A has traveled 0.45 meter down the wire, it hits the B. अब उसी तरह का बेटा जी अपनी डायग्राम लाजमी बनानी है आपने। यहाँ पे डायग्राम बनाओ, रानिया अहमद बेटा आप ये आखिरी 2-3 क्वेश्चन समझ के फिर आप अपनी बायो की प्रिपरेशन की तरफ जा सकते हो, बट दैट्स इंपॉर्टेंट। ये 2-3 क्वेश्चन कर लें, बाकी मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप इसकी वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो, ये बीड है पहले वाला, इसको आप बीड ए बोले, ये हमारे पास ए है। एक दूसरा बीड है बी, वो यहाँ पर हम दूसरा बीड यहाँ पे बना देते हैं। ये बीड हमारे पास बी है, एंगल यहाँ पर वही अल्फ़ा है। ये ए अब यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है, ए जब नीचे की तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शन म्यू आर ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया हुआ है, ये डिस्टेंस 0.45 मीटर है। अब इसका जो अपना होगा R1, रेजोल्यूशन भी साथ साथ करो, 2 बीड्स हैं तो R1, और इसका बेटा जी आपने एम जी कॉस अल्फ़ा
एम जी कॉस थीटा होता है, हमने थीटा को अल्फ़ा लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर बेटा जस्ट कहेंगे कि फॉर बीट ए R1 इक्वल्स एम जी कॉस अल्फ़ा, इसका एम जी साइन अल्फ़ा नीचे की तरफ एक्ट करेगा, और इस बॉल बी का जो म्यू आर होगा वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। रिमेंबर दिस, इस बी का जो वेट होगा एम जी साइन अल्फ़ा नीचे की तरफ एक्ट करेगा। आपने ड्राइविंग फोर्सेस और अपोजिंग फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना है। सो एम जी साइन अल्फ़ा इधर एक्ट करेगा, इस बॉल का एम जी साइन अल्फ़ा भी नीचे एक्ट करेगा। बीट ए के ऊपर फोर्सेस को आइडेंटिफाई करो, म्यू आर ऊपर की तरफ लगेगा, एम जी इस बॉल बी ए का एम जी साइन अल्फा नीचे एक्ट करेगा, और जब ये बॉल बी तक पहुंचेगी, इन्होंने 0.45 का डिस्टेंस कवर कर लेना है बॉल ए ने, फिर ये बॉल ए इस बॉल बी को हिट करेगी, हिट करने के बाद ये बॉल फिर नीचे चलना शुरू कर देगी। रिमेंबर दिस पॉइंट। देखें, बॉल बी ने नीचे जाना है, और ये बॉल ए भी नीचे की तरफ जाना बेटा आ रहा है, और ए बॉल आके इसको हिट कर लेगी। एक मिनट, ये किसकी रिक्वेस्ट है? अब सारी हमने डायग्राम को लेबल कर दिया है, बॉल ए बी की तरफ जा रहा है, और इसने जाके बी को हिट करना है, और बी ने आगे चलना शुरू कर देना है। अब सबसे पहले वेलोसिटी जिससे ए बी को हिट करेगा, ये ए बी की तरफ मूव कर रहा है, और जाकर इसने उसको बेटा हिट करना है, तो आप लिख दो सबसे पहले वेलोसिटी विद विच ए हिट्स द बी, वो वाली वेलोसिटी जिससे ए बी को हिट करेगा, वो हमारे पास पहले से है 0.6 स्टार्ट के अंदर ही गिवन है। पार्ट बी है, अगर आपको नज़र नहीं आ रही तो पीछे देख लो, ये 0.6 है। When A has traveled 0.45 meter down the wire, its speed is 0.6 meter per second। तो ये जाकर उसने उसको हिट करना है, बॉल बी को हिट करना है, तो यहाँ पर आप लिख दो कि ए की जो स्पीड है वो 0.6 है मीटर पर सेकेंड। अब हमने क्योंकि कोलिजन है, तो आपने फौरी तौर पर यहाँ पर बेटा जी अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दो, m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स m1v1 प्लस m2v2। m1u1 जो इसका मैस है बेटा जी वो 0.1 है, u इसकी जो स्पीड है वो 0.6 है, तो ये इसका मोमेंटम, b तो रेस्ट में पड़ा है तो उसका मोमेंटम 0। m1v1 वो फिर इंस्टेंटेनियस रेस्ट में, वो भी a इज ब्रॉट टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट, तो इसका मतलब है टकराने के बाद a 0 चला जाएगा। जो दूसरा है वो आगे उसका मैस है 0.5, उसकी स्पीड हमने बतानी है, और उसको हम b कह देते हैं कि दिस इज vb, दिस इज 0.5। तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेटा बन गया m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स m1v1 प्लस m2v2, पहला मोमेंटम, दूसरे का 0, टकराने के बाद a इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे चला गया, b की वेलोसिटी बतानी है बेटा जी आपने। अब लेफ्ट पे ये आपके पास क्या बन जाएगा, 0.06 डिवाइडेड बाई 0.5 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b। अब ये b की वेलोसिटी बेटा आपके पास आ जाएगी, कैलकुलेटर से इसे डिवाइड करो, तो दिस इज 0.12 मीटर पर सेकेंड। जब a आके इस b को हिट करेगा, फिर ये b इस वेलोसिटी के साथ चलना शुरू कर देगा 0.12 के साथ। a 0.6 की वेलोसिटी के साथ आया था,
इसने आकर बी को हिट किया तो आगे बी जो है ना इस वेलोसिटी के साथ आगे चलना शुरू कर देगा। यहां तक ये वाली बात हमने अभी प्रूव की है। दिस इज द वेलोसिटी विद विच बी मूव्स डाउन। अब आगे क्या करना है, अब ए आपने बी का एक्सेलरेशन निकाल देना है। तो यहां पर आप लिख दो एक्सेलरेशन ऑफ बी। बी का एक्सेलरेशन रिजल्टेंट फोर्स, न्यूटन का सेकंड लॉ आप अप्लाई करो, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स मास टाइम एक्सेलरेशन। अब रिजल्टेंट फोर्स बी के ऊपर इसकी जो मास है वो वाली आगे एक्ट कर रही है, तो यू कैन से एम जी, इसका मास 0.5, जी की वैल्यू 10 इंटू साइन एल्फा। साइन एल्फा की वैल्यू हमारे पास पीछे से मौजूद है, या अभी यहाँ पर सिर्फ लिख दो साइन एल्फा, फिर इसकी वैल्यू लिख देंगे माइनस म्यू आर इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन 0.5 ए। अब साइन अल्फा की वैल्यू पीछे आप पार्ट 1 में आपके पास है, साइन अल्फा की वैल्यू 7/25 है। तो आप वहाँ पे जाके ये वाली वैल्यू आप प्लग इन कर दो जस्ट। तो आप कहेंगे जी इससे जैसे ये इसके नीचे आप 10 लगा दो, 10 से 10 कैंसिल, ये आ जाएगा 5 इंटू 7/25। ये इसका आंसर बेटा म्यू। म्यू की वैल्यू कितनी है, म्यू भी गिवन है, म्यू ये गिवन है 0.275। तो यहाँ पर आप म्यू की वैल्यू बेटा जी 0.275 इंटू आर। आर है हमारे पास एम जी कॉस एल्फा 0.5 जी, जी 10 है, इंटू कॉस एल्फा। कॉस एल्फा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, कॉस एल्फा है 24/25। तो यहाँ पर आप लिख दो 24/25, ये 10 से 10 कट जाएगा, इज इक्वल टू 0.5 ए। तो मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 से ये 5 काट दो, दिस इज 7/5, सॉरी यहाँ पे आप लिखो 7/5, दिस इज योर 7/5 माइनस 0.275 इंटू ये 5 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 5 एंड होल थिंग डिवाइडेड बाई 0.5। ये सारा काम बेटा कैलकुलेटर से इसका एक्सेलरेशन निकाल दो, 7/5 माइनस दिस थिंग डिवाइडेड बाई 0.5। तो आपका कैलकुलेटर आपको आंसर बताएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन। तो हमने एक्सेलरेशन निकाल दी। अब b का डिस्टेंस बताना है आपने। आगे देखिए क्वेश्चन समझे, उसने कहा है फाइंड द टाइम फ्रॉम व्हेन द कोलिजन अकर्स अंटिल a कोलाइड विद b अगेन। अब ये दूसरा टाइम बताओ जब ये दोबारा टकरा जाएंगे, b जाके फिर इनमें जो टकराव होना है उसकी बतानी है आपने। अब यहाँ पर आप लिखो सिंपल, जो b का जो डिस्टेंस है एस बी इज इक्वल टू यू टी। अब b के ऊपर हम डिस्टेंस की इक्वेशन लगाएंगे प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बी किस वेलोसिटी से नीचे गया था, जब बी से हिट किया था तो वो 0.12 की वेलोसिटी से नीचे गया था, तो द इनिशियल वेलोसिटी इज 0.12 इंटू टी, टाइम का हमें पता कोई नहीं है, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन हमने निकाला है 0.16 इंटू टी का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका एक्सप्रेशन जो बन जाएगा 0.12 प्लस 0.08 टी स्क्वायर एंड दैट इज एस बी। तो ये हमारे पास एस बी मतलब बॉडी बी का डिस्टेंस जो है ना हमारे पास बन गया। ए ने तो क्योंकि रेस्ट किया था, वो तो इंस्टेंटेनियस रेस्ट पे था, तो एस का जो डिस्टेंस होएगा एस ए इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्योंकि रेस्ट में पड़ा था तो इसका ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, और इसका 1/2 और इसका एक्सेलरेशन 0.4 था, और टी का स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 0.2 टी स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस फॉर एस ए। अब इन दोनों ने डिस्टेंस कुछ कवर किया। अब जब ये दोबारा टकराएंगे, यहाँ पर आप बेशक लिख दोगे व्हेन दे मीट अगेन। जब पहले ए ने एस को हिट किया, ए 0.12 के साथ नीचे चला गया और ए रेस्ट में आ गया,
उसके बाद वो कहते हैं कि ये दोबारा टकराएंगे, व्हेन दे मीट अगेन, जब ये दोबारा टकराएंगे आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, पहला कोलिजन इनमें हो चुका है बेटा, जब पहला कोलिजन हो चुका है उसके बाद जब ये दोबारा टकराएंगे, दे हैव ट्रेवल्ड द सेम डिस्टेंस, ये लिखना है, दे हैव ट्रेवल्ड द सेम डिस्टेंस, इन्होंने डिस्टेंस सेम कवर करना है, तब इनका जो है ना वो नीचे आएगा और बी जो है ना उसकी तरफ ऊपर जाएगा। तो अब आप लिख दो एस ए इज इक्वल टू एस बी। देखो इसको समझने की कोशिश करो, पहल ये ए 0.6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नीचे आया, बी को हिट किया, ए ब्रॉट टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट, ए रुक गया, बी 0.12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से नीचे चला गया, फिर ये दोबारा वो कहते हैं टकराते हैं, जब ये दोबारा टकराएंगे तो उनका डिस्टेंस सेम होगा और वो आपको लिखना पड़ेगा व्हेन दे मीट अगेन आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन ये लिखना है, दे हैव ट्रेवल्ड द सेम डिस्टेंस, एस ए इज इक्वल टू एस बी। तो अब आपके पास जो एस ए का डिस्टेंस का एक्सप्रेशन था वो 0.2 टी स्क्वायर है, इज इक्वल टू 0.12 टी स्क्वायर। 0.12 क्या एक्सप्रेशन था, 0 पॉइंट हमारे पास ये है 0.12 टी प्लस हाफ दिस वन, एस बी का एक्सप्रेशन ये वाला बना हुआ इक्वेशन 1। तो ये हमने पूरी की पूरी लिखनी है बेटा जी, यहाँ पर ये इसका स्क्वायर नहीं है, तो दिस इज 0.12 टी एंड प्लस 0.08 टी स्क्वायर। इसको अगर हम सिंपल सी इक्वेशन एक साइड पे सबको ले जाओ आप, तो आप इसको बना सकते हो कि भाई ये हमारे पास बन जाएगा 0.2 टी स्क्वायर और 0.08 टी स्क्वायर, तो ये आपके पास बन जाएगा जी 0.12 टी स्क्वायर माइनस 0.12 टी एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसमें से आप 0.12 टी कॉमन ले लो, तो आपके पास जो है ना ये बन जाएगा t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक टाइम आपका आ जाएगा 0 और दूसरा टाइम आपके पास आ जाएगा 1 सेकेंड। तो ये वो वाला टाइम है जो कि जब ये दोबारा टकराएंगी बॉल्स। फाइंड द टाइम फ्रॉम व्हेन द कोलिजन अकर्स अंटिल ए कोलाइड विद बी अगेन, जब वो दोबारा टकराएगा तो उसका टाइम बेटा जी 1 सेकेंड होएगा। तो दिस इज पार्ट 2, 6 नंबर का ये है। अब ये आपने अपना टाइम मैनेजमेंट बेटा जी खुद डिसाइड करना है कि लास्ट क्वेश्चन आप पहले कर लो तो सबसे बेस्ट है, अगर 6 नंबर सिक्योर कर लो, देखो ज़्यादा सोचना है तो फिर पिछले क्वेश्चन की तरफ भाग जाओ, अपने छोटे छोटे क्वेश्चन सिक्योर करो और कोशिश करो कि 15 मिनट आपके लिए आखिरी क्वेश्चन के लिए होने चाहिए, 15 से 20 मिनट, फिर आप उसको जो है ना आसानी से सॉल्व करोगे। नहीं तो आखिरी 10 मिनट के अंदर 12 नंबर का क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप लोग फंस जाओगे उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, ये 7 हमारा हो गया। 7 में कोई मसला तो कोई नहीं है दानियाल? नहीं सर। ओके। A cycle starts from rest at a fixed point O and then moves in a straight line before coming to rest k seconds later. The acceleration of the cyclist at time t second after leaving O is this. ये acceleration की equation हमें दे दी गई है बेटा जी। Find the value of k. तो at rest यहाँ पर आपने लिख देना है कि जब rest होगा velocity 0 होगी, कॉमन सेंस की बात है। तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे निकलती है, जब उसकी आप इंटीग्रेशन करते हो, तो आपने इंटीग्रेशन करनी है किसकी, 2t पावर माइनस 1/2 माइनस बेटा जी 3/5 t पावर 1/2 इंटू dt। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो बेटा जी, 4 मार्क का क्वेश्चन है और हमने k की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटीग्रेशन होगी 2t इसकी पावर माइनस 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 आएगा और नीचे भी 1/2, 2 नीचे लिखने की बजाय फ्लिप करके ऊपर चला जाएगा, माइनस बेटा जी 3/5 टी की पावर 1/2 प्लस 1
तो ये 3/2 हो जाएगा। इधर 3 और ये 2 जंप करके ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और प्लस c लगा दोगे, तो दिस इज योर v। अब जो फाइनल इंटीग्रेशन बनने जा रही है वो बनने जा रही है 4t⁻1/2, और इधर से 2 और इधर से 5, -2/5 t⁻3/2 प्लस c। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ दैट इक्वेशन। अब c निकालना है। जब c निकालना है तो यहाँ पर लिखा करो एट t0, जब t0 तो v0, जब v0 तो c0। जब रेस्ट की बात हुई है, रेस्ट का मतलब है t0, जब t0 तो v0, जब v0 तो c0। तो इक्वेशन को दोबारा लिख दो, v इक्वल्स 4t⁻1/2 -2/5 t⁻3/2, c0 हो चुका है। तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन हो चुकी है। तो अब जब v ज़ीरो, तो लेफ्ट साइड पे v को ज़ीरो कर दो, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हमारे पास जो है ना बेटा जी इसका टाइम की वैल्यू आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में आप यहां पर लिखो बेटा जी 4t⁻1/2 -3/5 t⁻3/2। अब आपने इन दोनों को करना है इक्वल। अब इनमें से आप कॉमन ले लो 2t⁻½ अगर मैं इधर से कॉमन ले लूँ t2⁻½ तो मेरे पास ये बच जाएगा 2 - 1/5 2/5। दिस इज 2/5। देखो ऊपर 2/5 है, नीचे 3/5 है, किसी ने गलती पकड़ी नहीं है, ये फिर आगे हमारे गले पड़ जानी थी। दिस इज 2/5। जब 2 कॉमन लिया है तो यहाँ पर 1/5 t आपके पास बच जाएगा एंड एवरीथिंग इज इक्वल टू 0। तो इधर से आपके पास एक t की वैल्यू 0 आ जाएगी और दूसरा जो है ना ये 1/5 t इज इक्वल टू 2 एंड t इज इक्वल टू 5 × 2 10, तो 10 सेकेंड। तो दूसरा टाइम आपके पास आ गया 10 सेकेंड। तो इट मीन के k की वैल्यू आपके पास है 10। हमें k की वैल्यू चाहिए थी, तो k इज इक्वल टू 10। दैट्स इट। तो ये आपके पास जो है ना ज़ीरो टाइम जो है ना k तक जा रहा है। देखो पहला हमारा आंसर 0 आया, दूसरा हमारा 10 आया, तो k की वैल्यू 10 हुई ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और ये हमारे पास प्रूफ हो गया। दैट्स ओके, k इज 10। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड। जब भी मैक्सिमम स्पीड हो इसका मतलब है कि डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है। यहाँ पर आप लिखेंगे हर वर्ड की वो एक की वर्ड होता है। फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, व्हेन यू हैव अ मैक्सिमम वेलोसिटी वाली वेलोसिटी। इक्वेशन का ना। जी बेटा जी। तो अब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो लिखोगे डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम स्पीड। तो आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी स्पीड, दैट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। तो अब आप v की वैल्यू बेटा लिखोगे, अपनी इक्वेशन लिखो, दैट इज 4t⁻1/2 -2/5 t⁻3/2। अब इसका डेरिवेटिव 0 है तो वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो dv/dt, दैट डेरिवेटिव इसका 1/2 इधर आएगा, 4 को कट कर देगा, तो 4 आपके पास जो है ना क्या होगा, इधर लिखो 4 मल्टीप्लाइड बाय वन हमने ओवर टू डेरिवेटिव क्यों लेना है? मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए ऊपर मैंने लिखा है कि फिर डेरिवेटिव। एक्सीलरेशन की इक्वेशन दी तो हुई है तो उसका डेरिवेटिव तो वही होगा। किसका डेरिवेटिव? वेलोसिटी का डेरिवेटिव से एक्सीलरेशन की इक्वेशन आती है बेटा ना, जी, तो वो तो मेरा दी हुई है। बेटा, मेरा बेटा, इधर हानिया ने एक फार्मूला बनाया था dva। एक्सेलरेशन का डेरिवेटिव नहीं ले सकते, इंटीग्रेशन करनी पड़ती है उसकी। नहीं नहीं, जो वेलोसिटी की जो है स्टेटमेंट, उसको आप जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सीलरेशन ही बन जाएगा। हाँ जी, तो मैं एक्सेलरेशन थोड़ी ले रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। देखो अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा, देखो ये और ये, अगर यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मुझे ये वाली मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन का डेरिवेटिव लूंगा तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है ना, मेरे मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा।
इट मीन्स कि वेलोसिटी वाली इक्वेशन का डेरिवेटिव मुझे लेना पड़ेगा, उससे इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। मिनाहल मेरा ये मकसद है बेटा, मैक्सिमम वेलोसिटी का डेरिवेटिव लो, और जब डेरिवेटिव जीरो होता है ना उस वक्त ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू रीड हो रही होती है, तो मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं। क्लियर है? सर लेकिन एक्सेलरेशन जीरो होती है ना बेसिकली तो, लेकिन एक्सेलरेशन की इक्वेशन तो दी हुई है। आप क्या चाहते हो कि मैं यहाँ पर वो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है तो वो टाइम के आगे है, तो उसमें वेलोसिटी तो कहीं पे मेंशन ही नहीं है आपके पास। तो आप उसी अगर को इधर अगर जीरो करते हैं अगर इक्वल तो टू एक जीरो ही करो तो बात है। मेरी बात सुने, टाइम आ जाएगा। मेरी तो बात सर समझ टाइम जब आएगा तो उसको वेलोसिटी की इक्वेशन में पुट कर देंगे। नहीं 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 नहीं, आप कहीं और जाना चाहते हो। सिंपल है, जब आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू है ना, तो वेलोसिटी का जब भी आप डेरिवेटिव लोगे तो वो आपको एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन देगा। अब ये वाली वेलोसिटी की वैल्यू है, मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, डेरिवेटिव लेने के बाद इसको इक्वल टू ज़ीरो करूँगा, तो मेरे पास वो वाले टाइम आएंगे जहाँ पर वेलोसिटी आपके पास जो है ना ये मैक्सिमम होगी। फाइंड द जो आपको मैक्सिमम। कहते हैं डेरिवेट करके इक्वेशन निकालेंगे, वो और ऊपर वाली सेम नहीं होगी? कौन से वाली? ऊपर वाली जो उसने दी हुई है एक्सेलरेशन की। मेरी एक बात सुनो, पहले एक सेकंड के लिए ज़रा डेरिवेटिव निकलवा दो, फिर आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा इस वैल्यू का? -2/5। और आगे जो है ना क्या हो जाएगा आपके पास, ये 3/5, ये 3/, ऊपर से ये आपके पास 3/2 है, तो उसमें से 1 माइनस होगा तो आपके पास 3/, पहले इसको नीचे लेकर आओ, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 इंटू टी की पावर जो है ना कितनी हो जाएगी, 1/2। ये डेरिवेटिव ठीक है थ्री यहाँ बाई तक? फाइव 3/5 हाँ, पहले सही थ्री है। बाई टू बेटा नीचे आएगा सीधे का सीधा, तो अब 3/5 हो गया, ठीक है। अब आपके पास ये मैंने काट दिया है, तो मुझे अभी सिर्फ डेरिवेटिव बताओ, आपकी सारी बातों का आंसर मैं यहाँ पे करता हूँ। ये सर टू वो से टी के ऊपर -1/2 नहीं आएगा? टी के ऊपर 1/2 है, तो उसमें से 1/2 निकालूंगा तो खाली टी क्या बच जाएगा आपके पास? 1/2 में से 1 माइनस यस करा। यस, यहाँ पर भी इधर देखो ना, 1/2 मैंने इधर भी नहीं लिखा हुआ। तो अब यहाँ -1/2 नहीं आएगा? सर -1/2 है। हाँ माइनस आएगा मिनाल बेटा, माइनस आएगा, तो यहाँ पर जब वो हुआ तो ये -1/2 होगा, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूँ, 2 डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू +1/2, और माइनस में जो है ना यहाँ पर कर दूँ 3/5, और टी की वैल्यू भी +1/2, और एट एवरीथिंग इज इक्वल टू ज़ीरो। मुझे यहाँ से टाइम ये निकालना आपके है। पास एक्सीलरेशन की इक्वेशन आ गई है ना? कौन से वाली? ये जो आपने इक्वेशन निकाली है डेरिवेट करके, ये अब हाँ जी, इधर एक्सीलरेशन। से अब लेकिन आपने प्रोसेस के थ्रू चलना है, क्योंकि जब वो मैक्सिमम की वैल्यू बोलेगा ना, आपको वेलोसिटी की इक्वेशन का डेरिवेटिव देखो, डीवीए। नहीं तो पर मैं पूछ रहा हूँ कि जो ऊपर उसने दी हुई है वो और ये सेम नहीं है? सेम है, ऊपर वाली इक्वेशन देखो, अब सेम चाहे बन भी जाए, हमने तो प्रोसेस को फॉलो किया, वो 2 टी की पावर माइनस हाँ बिल्कुल सेम है, लेकिन उस 1/2 और तो टी की आप डेरिवेट क्यों ले रहे हैं? आप सीधा वही डाल देते। नहीं कर सकते ना, नंबर ही नहीं देगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिमम का वर्ड लिखा हुआ है, यू कैन नॉट टेक दैट थिंग डायरेक्टली। वो लोगे तो एक्सेलरेशन लेफ्ट पे होगा, तो फिर उसका क्या सर करोगे? मार्किंग स्कीम में आपका तरीका हुआ है। किसके ऊपर? मार्किंग स्कीम में आपका तरीका हुआ है। ये मुझे नहीं पता मार्किंग स्कीम के अंदर कौन सा तरीका हुआ है, वो आप खुद देख लो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है मैं आपका वो क्लियर कर रहा हूँ। देखो, अगर आप जो है ना एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखते हो, वो जो कि आप कह रहे हो यही है, मैं आपके साथ हूँ, 2 टी की पावर -1/2 माइनस जो है ना 3/5 टी की पावर 1/2। मार्किंग स्कीम सिर्फ आंसर वेरीफाई करने के लिए होती है, मार्किंग स्कीम को रट्टा नहीं मारते। अब मुझे बताओ, इसमें से मैक्सिमम वेलोसिटी मैं कैसे निकाल सकता हूँ अगर मेरे पास सर वैसे तो एक्सेलरेशन। हमें पता है ना कि मैक्सिमम वेलोसिटी पे एक्सेलरेशन जीरो होती है, तो हम ये नहीं लिख सकते। नो 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 नो, यहाँ एक्सेलरेशन के ऊपर खड़े होकर ना, या तो आपको इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, ये एक रूल है, डीवीए मीन डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पर जाओ, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पर जाओ। हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन है, लेकिन उसमें मैक्सिमम वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। हम एक्सेलरेशन के ऊपर खड़े होकर ये नहीं लिख सकते
कि मैक्सिमम जो है ना ये वेलोसिटी है, हम एक्सेलरेशन को ज़ीरो पुट करें। आपको ये लिखे नहीं तो एक नंबर उड़ा देगा, उससे पता बताना है हमने कि हमें भाई पता है मैक्सिमम वेलोसिटी पे वेलोसिटी जो डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो होता है। यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालो बेटा जी। अब यहाँ पर आप जो है ना 5 और इसका एलसीएम ले लो। दिस इज़ 5t⁻²। वो आसान है, नज़र आ रही है, लेकिन उसमें हम डायरेक्ट पुट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको मार्क काट देगा एग्जामिनर, क्योंकि हमने प्रोसीजर को खा जाना है। आपने जो स्टेप्स हैं ना वो दिखाने हैं मैक्सिमम वाले। दिस इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से टाइम बेटा क्या निकलेगा, नीचे वाली सारी चीज़ आपकी ज़ीरो हो जाएगी। ये देखो ये सारी ज़ीरो हो गई। मैं समझ गया हूँ तुम सबकी वो वाली बात कि एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन है, बट वी कैन नॉट यूज दैट इक्वेशन टू डिस्क्राइब द मैक्सिमम कॉन्सेप्ट ऑफ द वेलोसिटी। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी का एक्सप्रेशन डेरिवेटिव उसका लेना होता है और उसको इक्वल टू ज़ीरो करना होता है। देन वी कैन से अब मेरे पास जो टाइम आएगा बेटा जी 10/3। अब मेरा टाइम 10/3 है। अब जो मैक्सिमम होगी ना वी मैक्स, अब उसी वी मैक्स की वेलोसिटी लिखो। अब वो हमारे पास क्या है 4t, टी की जगह पे बेटा जी आप लिखो 10/3 और इस सारे की पावर 1/2 -2/5 और इंटू बेटा जी 10/3 और इस सारे की पावर 3/2। अब मैंने टाइम इसमें पुट कर दिया, कैलकुलेटर उठाओ, जो आंसर आएगा वो 4.86 कैलकुलेटर आपको देना शुरू कर देगा। तो सिंप्लीफाई करके यू कैन से कि दिस इज 4.87 मीटर पर सेकेंड। 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैंने बताना है एंड दिस इज माई वी मैक्स। दिस इज ये वाला प्रोसेस है जो आपके OEW मिशन ऑफ इसेंशियल वर्किंग होती है, कोई इशू नहीं होगा। ये बस याद कर लो, जिधर मैक्सिमम स्पीड लिखा होगा वेलोसिटी का डेरिवेटिव आपने ज़ीरो लेना है बस, और पंगा नहीं करना। मैं कह रहा हूँ नंबर काट देगा। आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू को ज़ीरो क्यों पुट करना है? अगर पुट कर दोगे टी आ जाएगा, फिर वापस वेलोसिटी वाली इक्वेशन को पकड़ोगे, बात तो वही होगी, कान उधर से पकड़ो या उधर से, लेकिन नंबर नहीं काट सकता। उस सूरत में हमारा काट देगा एग्जामिनर। चलें सर, नंबर काटने दें, वो टाइम बच जाएगा। नंबर नहीं कटवाना, आपने सिस्टम को फॉलो करना है। यहाँ पर अगर किसी का क्वेश्चन है तो बेटा बताओ। मैक्सिमम स्पीड इसी तरीके से निकालनी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी पे आ जाओ। मिनाल बेटा आप आई समझ? जी सर। आपने स्टेप्स को फॉलो करना है, बाकी सारी बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन वो नंबर काट देगा अगर आपने एक्सेलरेशन वाली वेलोसिटी में लिखा तो, क्योंकि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पर आते वक्त तुम्हें इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। वो पुल नहीं क्रॉस कर सकते तुम लोग। देखो AVD एक दफा फिर बता दूं, डिस्प्लेसमेंट। उसने क्वेश्चन दी हुई थी तो आपने क्यों निकाल लिया वापस? ओ भाई एक्सेलरेशन से तुम अच्छा एक मिनट, एक्सेलरेशन को तुम ज़ीरो किस खुशी में पुट करोगे? ज़ीरो पुट करके टी आएगा तो अगर आप वेलोसिटी को डेरिवेट करके ज़ीरो पुट कर सकते तो फिर मैं सीधा सीधा नहीं कर सकता ज़ीरो? नहीं कर सकते सीधा सीधा, क्योंकि सीधी सीधी बातें समझ नहीं आती एग्जामिनर को, वो टेढ़े हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए देखो, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए इंटीग्रेशन मस्ट है, तो इंटीग्रेशन के बगैर तुम वेलोसिटी को हाथ भी नहीं लगा सकते। लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए उसका डेरिवेटिव ले सकते हो, उस वक्त एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा, चाहे वो इक्वेशन सेम हो। लेकिन यू कैन नॉट एक्सेलरेशन को ज़ीरो करके टाइम निकालो, फिर वेलोसिटी पर किस मुंह से जाओगे? इंटीग्रेशन करके आए हो क्या? वो कहेंगे नहीं जी हमने वैसे वेलोसिटी वाली इक्वेशन उठा ली है, तो दिस इज़ नॉट अलाउड। यहाँ पे वो उड़ा देगा, कहेगा तुम बगैर इंटीग्रेशन के वेलोसिटी की इक्वेशन को हाथ क्यों लगाया? देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं वेलोसिटी की इक्वेशन में मेरे पास एक रूल है कि मैक्सिमम वेलोसिटी पे डेरिवेटिव हमेशा ज़ीरो होता है, तो मैंने लिया, टाइम निकाला, फिर वापस उसमें डाल दिया, कोई इश्यू नहीं है। दिस इज़ अ प्रॉपर रूट। उधर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी का शिकार हो जाओगे, मसला खड़ा हो जाएगा, नंबर वो काट देगा। सारे भी काट सकता है, क्योंकि इंटीग्रेशन के बगैर एक्सेलरेशन से तुम वेलोसिटी तक नहीं आ सकते। तो लिहाजा इस चीज़ को याद कर लो, जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही लिखना है आपने, अपनी नहीं एफिशिएंसी छाड़नी। अब 4 नंबर के लिए एक्सप्रेशन बताओ डिस्प्लेसमेंट का। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट पे जाना है तो मुझे वेलोसिटी की इक्वेशन का इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। ज़ाहिर बात है, ये तो एक फैक्ट है, थंब रूल है
कि एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इंटीग्रेशन से आती है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में जाना है तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा, उल्टा जाना है तो मुझे डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी डी बाय डी टी। ये फैक्ट है बेटा जी, इसी रास्ते से तुम जा सकते हो, इसी रास्ते से वापस आ सकते हो, और कुछ भी ना सोचना। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं वेलोसिटी की इक्वेशन की इंटीग्रेशन करूंगा बगैर कुछ सोचे, क्योंकि ये रूट है, वेलोसिटी को पकड़ूंगा उसकी इंटीग्रेशन कर रहा हूं, मेरे पास डी आ जाएगा। तो 4t पावर 1/2 माइनस 2/5 एंड t टू द पावर 3/2, और ये dt है। अब मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है बेटा जी। 4 इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, t 1/2 में पहले 1 अब आपको ऐड करना पड़ेगा, 3/2 नई पावर से डिवाइड करो, 3/2 नीचे वाला 2 जंप करके ऊपर ले जाओ, फिर माइनस 3/2 में 1 ऐड करो, वो हो जाएगा 3/2 प्लस 1 5/2 होगा, फिर ये 5/2 नीचे आएगा डिवाइड होने के लिए, तो बेटा 5 और 2 जंप करके ऊपर चला जाएगा, और प्लस सी भी लगाओगे और तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके पास सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आएगा वो 8/3, इंटीग्रेशन में किसी को मसला है तो बताओ। अब यहाँ पर आ जाएगा 4/25 t की पावर 5/2 प्लस सी। तो आपके पास कुछ नहीं है तो यहाँ पर लिखो when t is equal to 0, जब टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0, जब डिस्प्लेसमेंट 0 तो c 0। तो मेरे पास यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन उड़ गया। अब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है दैट इज 8/3 t टू दी पावर 3/2 माइनस 4/25 t टू दी पावर 5/2। दिस इज द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट। ये मेरे पास इक्वेशन आपने सी के लिए क्या किया? जी बेटा, ये सी के लिए क्या किया आपने? सी के लिए जो है ना एक कॉन्सेप्ट याद रखो, जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन दो बाउंड्रीज की वैल्यू देता है, अगर वो ना दे सी निकालना हो तो ओ फॉर ओरिजन, ओरिजन का मतलब है टाइम 0, जब टाइम 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0, जब डिस्प्लेसमेंट 0 तो सी 0, टी की जगह 0 पुट करो, डिस्प्लेसमेंट 0 तो सी भी 0 आया, तो मैंने यहाँ पर सी निकाल दिया जो कि 0 आ चुका है। तो उसने टोटल डिस्टेंस भी मांगा हुआ है जी, टोटल डिस्टेंस भी मांगा हुआ है। उसने क्या मांगा, टोटल डिस्टेंस मांगा हुआ ना। अभी तो सब्र करो ना बेटा, अभी तो इंटीग्रेशन आपके पास जो है ना, हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई है, तो अभी हमें टाइम की वैल्यूज पुट करनी है, कुछ भी नहीं करना अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन बन चुका है। टी की वैल्यू हमारे पास जो हमने निकाली थी वो जिसपे झगड़ा करके 10/3 निकाली, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए मैंने डेरिवेटिव लिया था। देखो यहाँ पर ये जो टाइम मैंने निकाला था 10/3, ये वाला जो टाइम निकला हुआ है 10/3 मेरे पास है, और दूसरा टाइम ये आपके पास, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। पहले इसमें 10/3 पुट करो, इस एक्सप्रेशन में आपने टाइम की जगह पे 10/3 पुट कर देना है। इस सारे की वैल्यू 3/2 माइनस 4/25, टी की जगह पे 10/3। बेटा जिसके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछो, डबल क्लास करो, ट्रिपल करो, कल आपका सीआई का एग्जाम है, तो लिहाजा मैं आपके लिए जा सकता हूँ। 10/3 पहले भी अगर ले लेते तो कोई फर्क तो पड़ता। कहाँ पे, पहले इसका आंसर बताओ। नहीं, पर आपने जब टी को जब 0 ले रहे हैं उसकी जगह 10/3 नहीं लिख सकते थे? नहीं, मैं पहले सी को दिखाना चाहता हूँ एग्जामिनर को कि मेरी इंटीग्रेशन इक्वेशन के अंदर सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। तो मैंने पहले टी 0 दिया, एस 0 दिखाया, सी 0 दिखाया, फिर मैंने सी के बगैर इक्वेशन लिख के अंडरलाइन कर दी कि भाई ये वाली मेरी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की है। तो जब मेरी ये वाली इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट की है तो मेरा जो है ना यहाँ पे अब मैंने टाइम t/3 पुट करूँगा तो क्या आएगा डिस्प्लेसमेंट, बताओ ये वाला। ये सी को कब कब गायब करना है? जब जब इंटीग्रेशन करोगी तब तब सी को गायब नहीं किया जाता, सी की वैल्यू निकाली जाती है। अगर वो कहता कि टाइम इतना और मतलब 2 सेकंड 3 सेकंड कुछ अगर मेंशन करता तो टी की जगह पे मैं वो वाली वैल्यू पुट करता, एस की वैल्यू कोई गिवन होती तो सी की कोई ना कोई वैल्यू आती, अगर वैल्यू आती तो मैं सी की जगह पे वो, अगर 5 आती तो फिर मेरी इक्वेशन होती
8/3 टी टू द पावर 3/2 माइनस 4/25 टी टू द पावर प्लस, मैं 5 लिख देता, 2 लिख देता, लेकिन इस केस में सी मेरा 0 है। तो ये वाला आंसर बताओ कैलकुलेटर खिजर साहब, ये निकालें। दानियाल, तो सी तब 0 होगा जब मुझे कुछ भी गिवन नहीं होगा। यस, जब कुछ भी नहीं होगा तो टी 0, एस 0, तो सी 0। अगर वेलोसिटी की इक्वेशन होगी, लाइक अगर आपने एक्सेलरेशन की इंटीग्रेशन की हुई है तो वेलोसिटी की इक्वेशन बनेगी विद सी। ये तो बेटा P1 की बेसिक इंटीग्रेशन है कि लिमिट ना हो तो C लगाते हैं, फिर C इक्वेशन ऑफ कर्व भी तो हम ऐसे ही निकालते थे। तो दो वैल्यूज ढूंढनी है, अगर होंगी तो ठीक है, नहीं तो 0 0 पुट करके C से जान छुड़ाओ। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, उसमें टाइम 10/3 डालो उसमें, और क्या आता है? से 12.98। 12.98 आपके पास जो है ना ये डिस्प्लेसमेंट आ गया आपके पास। अभी ये find the expression of the displacement of O in terms of t, hence total distance from time at which she reaches her maximum speed। मैक्सिमम स्पीड पे हमारे पास 10/3 था, शुरू में टाइम हमारे पास ये 10 सेकेंड आया हुआ है, इसको नहीं बोलना, 0 से लेकर एंड तक की बात हो रही है। हमारे पास जो k था वो 10 सेकेंड हम निकाल चुके हैं, तो अब इसी इक्वेशन के अंदर आपको 10 भी पुट करना है। अब यहाँ पर आप आओ और ये जो इक्वेशन बन चुकी है, इसी इक्वेशन में ये जो डिस्प्लेसमेंट है, फिर इन दोनों का जो है ना डिफरेंस लेंगे। 8/3 टोटल डिस्टेंस का वर्ड उसने बोला है, तो 10 की पावर जो भी है कितनी है 3/2, फिर माइनस 4/25 और टी की जगह पे 10 और इसकी पावर जो है ना 5/3। ये दानियाल कैलकुलेट करो और फिर जो डिफरेंस होगा वही आपका आंसर होगा। मतलब आपके पास 12.98 हमने ये वाला निकाला हुआ है, 12.98, और इसमें से माइनस करो ये वाला आंसर। दानियल गेट द कैलकुलेशन, 8/3 इंटू 10 पावर 3/2। 33.73। 33.73। तो लेकिन अब डिफरेंस लेना है तो आपने जो है ना बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करनी है, नहीं तो आंसर इसका वैसे आ रहा है, आप कह रहे हो 33.73। अब बड़ी वैल्यू से छोटी, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं होता डिस्प्लेसमेंट, तो अब आपने यहाँ पर 33 में से माइनस करो, ये इनका डिफरेंस लो, 33 में से 12 पॉइंट माइनस करो तो बेटा जी आपके पास आ जाएगा 20.7 मीटर। तो दिस इज द डिफरेंस एंड दैट इज द डिस्टेंस। देखें क्यों लिया मैंने, यहां पर उसने कहा हुआ था फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट। पहले तो इक्वेशन बताओ, ये इक्वेशन मैंने बता दी, आपको कुछ मार्क्स यहां पे मिल गए। फिर उसने कहा कि हेंस फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साइक्लिस्ट फ्रॉम द टाइम एट विच शी रीचेज द मैक्सिमम स्पीड, जिसका टाइम 10/3 था, until she comes to rest, जब वो रेस्ट में आई थी उसका टाइम 10 सेकेंड था। तो दोनों पहले डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन बताया, उसमें टाइम 10/3 पुट किया, फिर 10 पुट किया, एंड यू गॉट योर आंसर। यहां पर किसी का कोई क्वेश्चन? रानिया रिहान आप बैठे हो बेटा जी? जी सर। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। गुड। मिनाहिल एहसान बेटा आपको कोई मसला? नहीं सर। हाँ, ये जो दरमियान में आप कर रहे थे ये वाला अच्छी बात है, पूछ लो। हर बच्चे को ऑप्शन है बेटा, जिसको जो कन्फ्यूजन है पूछ लो, क्योंकि यहाँ पर तो गलती ठीक हो सकती है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में गड़बड़ हो गई तो फिर तो सारी ज़िंदगी अपना रिग्रेट ही करना पड़ेगा। तो लिहाजा उधर से अपने आप को बचा लो। ये तो हमारा फेवरेट क्वेश्चन है भाई, हमने इसको रिजॉल्व करना है। तो ये जो जी है इसका इधर साइन बनेगा, जी साइन 60, और हॉरिजेंटल में आपका जी कॉज 60 में रफ कर रहा हूँ, फिर नीचे असल बनाऊंगा। यहाँ पर है 2f साइन, इधर बनेगा 40, और यहाँ पर आपके पास बनेगा 2f जो है ना कॉज 40 डिग्री। अब
देखो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपना एक खूबसूरत करके ये सिस्टम इक्विलिब्रियम सिस्टम बनाना है। इक्विलिब्रियम सिस्टम बनाओगे आपके लिए सहूलत है कि एग्जामिनर को भी समझ आ जाएगी, आपको भी समझ आ जाएगी कि कोई इसमें मिस्टेक्स नहीं हो रही। जो लेफ़्ट पे फोर्सेस हैं वो सारी की सारी आपको लेफ़्ट पे नज़र आएंगी, जो राइट पे फोर्सेस हैं वो राइट पे नज़र आएंगी। अब देखो राइट पे फोर्सेस कितनी हैं, 2 एरो लगाओ। एक F न्यूटन लिखा हुआ है तो यहाँ पर F लिखो। दूसरा G cos 60 है। देखो वेरिएबल भी घुसेड़ दे हमें कोई टेंशन नहीं है। G cos 60, ये इस पॉइंट के राइट पे 2 फोर्सेस, इस पॉइंट के लेफ्ट पे 2F sin 40, दिस इज 2F cos 40, सॉरी लेफ्ट पे तो cos 40 बनेगा। अपवर्ड 2 हैं, एक G sin 60, एक 2F sin 40। तो आप दोनों की दोनों 2 एरो लगाओ, इधर दिखाओ कि भाई एक हमारे पास है 2F sin 40 डिग्री और दूसरा आपके पास है G sin 60। तो दिस इज G sin 60 डिग्री। इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर 2 बन चुके हैं, नीचे सिर्फ 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन नीचे लगा दो बस। ये रेजोल्यूशन करने के बाद अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, अप इज इक्वल टू डाउन। तो क्वेश्चन अब पहले मैं अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड करूंगा। तो अपवर्ड में बेटा 2 फोर्सेस हैं, यू कैन राइट यूर 2F sin 40, 2F sin 40 प्लस G sin 60 डिग्री इज इक्वल टू 10। मैं यहां पर अगर सिर्फ उसको सब्जेक्ट बनाना चाहूं F को, तो मेरे पास क्या बनेगा? अगर मैं इधर से F को सब्जेक्ट बनाऊं तो मेरे पास राइट पे 10 माइनस G sin 60 की वैल्यू होती है √3। तो आप यहां पर लिख दो √3/2, G साथ लिख दो, डिवाइडेड बाई 2 sin 40। तो यहां पर आप एज इट इज लिख दो 2 sin 40 डिग्री। ये मैंने F की इक्वेशन बना दी अलीना फ़ारूक, ये बन गई। अब मैं हॉरिजेंटल फोर्सेस को पकड़ूंगा। हॉरिजेंटल में लेफ्ट पे मेरे पास है 2F cos 40, 2F cos 40 डिग्री इज इक्वल टू राइट साइड पे 2 है G cos 60 डिग्री प्लस खाली F। अब आप यहां से भी F को सब्जेक्ट बनाना है। cos 40 हमारे पास है 2, एक मिनट, अगर आप इसको, अब ये दूसरी इक्वेशन है, अब जो पहली इक्वेशन है उसको उठाकर F की जगह पे पुट कर दो, आपकी मर्जी। देखें वो इक्वेशन नंबर 1 है तो ये इक्वेशन नंबर हमारे पास जो है ना 2 बन रही है। अगर आप इस F को उठा के यहाँ पर ले आओ, किस तरह से इसको सॉल्व करना चाह रहे हो, ये मेरे पास F का F आ गया है। कैलकुलेटर को इसको सॉल्व कर लो कि जी मुझे इक्वेशन नंबर 2 को सब्जेक्ट बनाना है। तो आप क्या बनेंगे, 2F cos 40, इधर भी F है, इधर भी F है आपके पास। F को इधर ले आओ लेफ्ट साइड पे, ये 2F cos 40 डिग्री माइनस F। सर cos 60 और sin 60 करके tan 60 कर सकते हैं। नहीं एंगल बेटा जी, एक आपके पास एंगल डिफरेंट है, ये cos 60 है। मतलब इधर से cos 60 का इक्वल करते हैं और ऊपर से sin 60 का इक्वल करते हैं। चले मैं कुछ यूं सोच रहा हूँ, फिर जो है ना आपकी बात भी देखते हैं। अगर यहाँ पर देखो तो cos 60 1/2 होता है, तो इधर से 1/2 G बनाओ। अब इधर से F कॉमन ले लो। अगर मैं इधर से F कॉमन ले लूँ तो बेटा जी ये मेरे पास बन जाएगा 2 cos 40 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 G। अगर मैं इधर से ये 2, ये वाला 2 इधर आकर मल्टीप्लाई करे, अगर आप इधर से ये करते हैं G को, अगर हम बनाएं 1/2 G है, यहाँ से 2 cos 40 माइनस 1 है। अगर हम F को सब्जेक्ट बनाएं तो भाई F हमारा सब्जेक्ट यूं बन सकता है G ओवर ये 2 और 1/2 है, तो ये उधर जाकर जो है ना 1/2, नहीं ये 2 ऐसे ही लिखो, इसके अंदर ये लिख दो 2 cos 40 डिग्री माइनस 1। तो देखो मैंने F को इधर से सब्जेक्ट बना लिया, मैं tan की तरफ नहीं जा रहा था, मैंने यहाँ पर ये देख लिया। अब ये भी F है
मिनाहल ये भी बेटा एफ है, तो इसकी राइट साइड और इसकी लेफ्ट साइड को मैं इक्वल कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखो क्या बनाऊंगा, जी ओवर, ये अब बेसिक मैथ है। जो बच्चा मैथ्स की इक्वेशन को डील कर सकता है वो अपने मार्क्स यहाँ से ज़ाया नहीं होने देगा। राइट साइड पे आपके पास 10 माइनस √3/2 इंटू जी डिवाइडेड बाय 2 साइन 40 डिग्री था। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना बेटा जी यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2 साइन 40 जी के पास आ जाएगा, बल्कि यहाँ पर जो है ना ये 2, ये वाला जी और ये वाला जी तो उड़ गया, जी को जी से काट दो, तो लेफ्ट साइड पे आपके पास बेटा जी आ जाएगा 2 साइन 40 डिग्री ओवर यहाँ पर ये 2 इंटू 2 कॉज 40 डिग्री माइनस 1, दैट इज इक्वल टू, राइट साइड पे आप लिखें 10 माइनस 10 ओवर जी, इसको अलग अलग कर दें, जी से तो जी कट ही गया, तो 10 ओवर जी एक मिनट, ये जी माइनस के साथ है, सॉरी ये जी नहीं काट सकता, ये वाला जी गौर से देखो, ये वाला जी नहीं काट सकता क्योंकि ये 10 माइनस ये कुछ और है, इसको नहीं काट सकते आप, ये नहीं कटेगा, नहीं तो जी फिर हम निकालेंगे कैसे, बचना ही कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप लिखो, गौर से इस इक्वेशन को देखो क्योंकि ये ही 5-7 मिनट ले जाएगी आप लोगों के। तो राइट, ये 2 साइन 40 उधर चला गया, अब ये 10 के नीचे जो है ना आप ये वाला जी लिख दो जो इधर से आएगा, 10 ओवर जी माइनस जो है ना, अब 3 अंडर रूट जी से ये वाला जी काट जाएगा, तो आपके पास ये 3 अंडर रूट ओवर जो है ना आपके पास आ जाएगा 2। तो इस इक्वेशन तक अब हमने जो है ना यहाँ से बेटा जी सब्जेक्ट बनाना, इस 3/2 को लेफ्ट पे ले आओ। अब यहाँ पर ये 2 से ये 2 काट दो, तो आपके पास लेफ्ट साइड पे बेटा जी बन चुकी है इक्वेशन साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाई, गौर से देखो अगर किसी को मसला है तो रोको, ये इक्वेशन डील करना सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 cos 40 माइनस 1 और उधर से 3/2, 3 अंडर रूट बाई 2 को इधर ले और राइट साइड पे सिर्फ 10/g होगा। तो अब आप इधर से जो है ना इसका एलसीएम ले लो, अब इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 cos, इसका आप एलसीएम ले लें जी, 2 cos, लुक यहाँ पर आप एलसीएम लें, दिस इज 2 cos 40 डिग्री माइनस 1 इंटू 2 को बेशक इधर लिख दो। अब आपके पास ऊपर बेटा जी क्या आ जाएगा, 2 साइन 40 डिग्री, 2 साइन 40 डिग्री प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर जो √3 है, √3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर जाएगा, दिस इज 2 cos 40 डिग्री माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 10 ओवर जी। अब सारी कहानी गेम है कैलकुलेटर की, अब लेफ्ट साइड पे सारा कुछ आपको कैलकुलेटर करके देगा, या g इज इक्वल टू, अभी मज़ीद आप इसमें से करना है, तो 10 2 ज़ा 20, देखो मैं g को सब्जेक्ट बना रहा हूँ, मैं इधर इसको g को डायरेक्ट लेके आ रहा हूँ, तो g इज इक्वल टू 10 टाइम्स 2 20 इंटू 2 cos 40 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एवरीथिंग अबाउट, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 साइन 40 डिग्री प्लस 3 अंडर रूट इंटू 2 cos 40 डिग्री माइनस 1। तो अब सारा कुछ राइट साइड पे बेटा जी कैलकुलेटर पे सारा कुछ डालना है, 2-3 दफ़ा जो है ना अपनी वेरिफिकेशन करके आपका आंसर 4.82 आ जाएगा, टिल 3 सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज़ द वैल्यू फॉर जी, क्योंकि उसने हमें यही चीज़ बोली है कि आपने जी की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो अब जी की वैल्यू को आपने सर्कल में बंद कर देना है, दिस इज़ द वैल्यू फॉर योर जी, तो ये जी की वैल्यू आ गई।
ये आने दो इनको। ऐसी इक्वेशन में बेटा जी मसला सिर्फ इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। जब ये इक्वेशन बहुत लंबी हो जाए तो फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने इसको जैसे ये वाली इक्वेशन बेटा जी मैकेनिक्स के अंदर जो बच्चा आसानी के साथ सॉल्व करेगा, जैसे आज रेहान आपने वेरिएबल y से लेट करके इक्वेशन सॉल्व कर ली, कुछ भी करो, आप A2 के स्टूडेंट हो भाई, मैथ्स की इक्वेशंस को मैनेज करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से मसला ख़राब हो गया तो फिर आप कैसे निकालोगे। तो 6 नंबर हमारे 5 नंबर ज़ाया हो जाने हैं। तो ये 5 नंबर थे, उसने कहा था कि फोर्स भी निकालो। अब जी फोर्स के लिए कोई भी इक्वेशन पकड़ लो, फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन पकड़ के आप इसकी फोर्स की इक्वेशन वैल्यू भी बता सकते हैं। आप वो जस्ट वैल्यू प्लग इन करनी है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये मैं इरेज कर रहा हूँ इक्वेशन अब, क्योंकि इधर पार्ट बी करना है। आराम से इजी होके जाना है बेटा जी, सुकून से जाओगे तो, और आराम से पेपर को पैनिक नहीं करना, सारा पेपर इंशाल्लाह आप सॉल्व कर लोगे। आपने सुबह क्लास लेनी है? जी बेटा, सुबह क्लास रखेंगे? आप लोगों ने बताना है, अगर ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं तो ये पेपर ख़त्म करके फिर अल्लाह के हवाले। सर ये क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में ना होता तो फिर क्या करना होता? एक मिनट, क्या कह रहे हैं? सर अगर क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में ना होता तो फिर क्या करना होता? हाँ, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में ना होता, देखो ये चीज़ भी सीख लो, गुड क्वेश्चन। अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में ना होता तो यहाँ पर जो फोर्सेस होती इधर और इधर वाली जो फोर्सेस होती, इन केस ये वाला सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, तो यहाँ पर आपने क्या करना है। अब मैं आपको सिंपल से एग्जांपल समझाता हूँ। यहाँ पर अगर 10 होता, यहाँ पर 20 होता, सपोज़ फर्जी वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पर जो है ना अगर आपके पास 30 होता और यहाँ पर लेट्स सी आप कह सकते हो 22 होता। अब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो ही नहीं सकता। लेफ़्ट पे 20 है, आपने उसी तरह सिस्टम को रिजॉल्व करना है। राइट पे 10 है, अपवर्ड 30 है, बॉटम पे 20 है। तो पहले आपने एफ एक्स निकालना है, हॉरिजेंटल का डिफरेंस 20 माइनस 10, तो 10 न्यूटन आ जाएगा। ये रिजल्टेंट है एक्स एक्सिस का। एफ वाई का निकालो, 30 माइनस 10, उधर भी तो हम लेफ़्ट और राइट को इक्वल करते हैं ना बेटा। देखो यहाँ पर जो काम किया है ये वाला सारा, लेफ़्ट इज इक्वल टू राइट, अप इज इक्वल टू डाउन, इधर इक्विलिब्रियम है। अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम ना होता तो फिर ये करोगे, क्वेश्चन को गौर दुआ करो कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ही आए कहीं, क्योंकि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम आप लोगों का बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो एफ एक्स निकालो बेटा, 30 माइनस 10 20। अब रिजल्ट इसकी ट्राइएंगल बना लिया करो। जैसे ही आप एक्स एक्सिस का डिफरेंस निकाल लो और वाई एक्सिस का भी डिफरेंस निकाल लो, तो जो एफ वाई है वो उसका आंसर 20 है। फिर इक्विलिब्रियम नहीं होता तो वो हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का पूछेगा। यस 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 यस, जब इक्विलिब्रियम नहीं होएगा तो आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स आपने निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड निकालो, और दूसरा उसका क्वेश्चन होगा फेवरेट डायरेक्शन। तो आपने डायरेक्शन भी बतानी है 20 और दूसरा था 10। तो यहाँ पर पैथागोरस थ्योरम लगा के आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो रिजल्टेंट इज़ इक्वल टू आपने 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो यहाँ पर रिजल्टेंट का आंसर आ जाएगा। फिर आप लगाओगे इसी ट्राइएंगल के ऊपर tan थीटा। अगर वो डायरेक्शन पूछेगा ना तो डायरेक्शन के लिए आपने थीटा
दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई। ये फार्मूला अच्छी तरह से रट्टा मार लो। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होएगा तो एक्स एक्सिस लेफ्ट राइट का डिफरेंस निकालोगे वो एफ एक्स होगा, अप डाउन का डिफरेंस निकालोगे वो एफ वाई होगा, फिर ट्राइंगल बनाओगे, परपेंडिकुलर में 20 लिखोगे y की जगह पे और हॉरिजेंटल में एफ एक्स की वैल्यू लिखोगे। इधर हमेशा एफ एक्सिस लोग अगर यहाँ पर रिजल्टेंट है ना तो वेक्टर जैसे बनाते होते थे, ये वेक्टर है अगर रिजल्टेंट वाला तो इसका ये वाली डायग्राम बनती होती है, बचपन से आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर एफ वाई होता है और यहाँ पर एफ एक्स होता है, तो ये राइट एंगल ट्राई होती है। तो इसका रिजल्टेंट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर, रिजल्टेंट का फार्मूला बेशक लिख लो, दैट इज इक्वल टू एफ एक्स का स्क्वायर प्लस जो है ना बेटा जी एफ वाई का स्क्वायर। और थीटा के लिए यहाँ पर जो थीटा होता है वो tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। जो भी आपके पास tan का इन्वर्स नज़र आए तो फिर आपको अगर देखो y एक्सिस की वैल्यू ज़्यादा है, इधर से x एक्सिस की वैल्यू ज़्यादा है, तो आपका रिजल्टेंट यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट एंगल भी निकाल दो ना, बस यहाँ तक ही छोड़ देना। डायरेक्शन लेफ्ट राइट पे आपको समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो ये जिसमें इक्विलिब्रियम नहीं होता उसमें वो डायरेक्शन मांगती है। यस, डायरेक्शन का मतलब है थीटा, एंगल बता देना है आपने। जिसमें यही सिस्टम होगा 6 नंबर का, लेकिन उसमें इक्विलिब्रियम नहीं होगा। जब इक्विलिब्रियम नहीं होगा, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बेटा आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन ढूंढना है कि उसमें इक्विलिब्रियम है कि नहीं है। अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो एफ एक्स निकालो, एफ वाई निकालो, रिजल्टेंट निकालो, tan थीटा लगाओ। अगर ये आपका बेटा जी 6 नंबर का है तो आपको पूरे मार्क्स दे जाए, 1 नंबर भी नहीं आप काट सकते। अगर जो है ना उसकी टू द लेफ्ट राइट समझ आए ठीक है, नहीं तो थीटा विल सेटिस्फाइज द एग्जामिनर के बच्चे ने एफ एक्स निकाला, एफ वाई निकाला, रिजल्टेंट फोर्स निकाली, ट्राइंगल बनाई, tan थीटा लगाया, डायरेक्शन बताई, तो उस वक्त सारे के सारे मार्क्स आपके सिक्योर्ड हो चुके होते हैं। तो कोशिश करें, दुआ करें कि आपका जो है ना ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ही आए, जिसमें सिर्फ आपने लेफ़्ट राइट को इक्वल करना होता है और साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। और अगर ये लिमिटिंग ना आए, तो हालांकि लिमिटिंग नहीं आना चाहिए, वो तो ये तो ज़्यादा आसान है, एफ एक्स निकालना, एफ वाई निकालना और फिर रिजल्टेंट निकालना। तो पार्ट बी के अंदर बेटा जी कह रहे कि गिवन दैट इंस्टेड फोर्स इज 3 एंड द फाइंड द वैल्यू ऑफ जी फॉर द रिजल्टेंट फोर्स इज परपेंडिकुलर। अब याद रखो, जब परपेंडिकुलर हो जाएगा तो वर्टिकल का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। अगर रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर हो जाए, ऐसे किसी रिजल्टेंट होता है बेटा, ऐसे रिजल्टेंट ऐसे होता है जिसका हम लोग एफ वाई निकालते हैं, जिसका हम लोग एफ एक्स निकालते हैं। रिजल्टेंट होता है इंक्लाइन ऐसे ऐसे। अगर किसी का रिजल्टेंट ही 90 डिग्री पर हो जाए, देखो उसने कहा रिजल्टेंट फोर्स इज परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर लिख दो अगर रिजल्टेंट फोर्स 90 डिग्री पे आ जाए तो फिर वर्टिकल जो रिजल्टेंट ऑफ वर्टिकल फोर्स होगा वो 0 हो जाएगा। तो आप कह सकते हो रिजल्टेंट ऑफ वर्टिकल फोर्स, तो अप डाउन आपका 0 हो जाएगा, वर्टिकल फोर्स 0। ये चीज़ भी याद रखनी है, अगर आपका रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स इज़ परपेंडिकुलर तो फिर आपने अप डाउन को भूल जाना है, फिर सिर्फ आपने बताना है कि जी उसका रिजल्टेंट फोर्स तो आपके पास इक्वल हो चुकी है। अगर उनका रिजल्टेंट आपके पास जो है ना, उसने कहा है कि एफ़ की वैल्यू आपके पास 3 है, तो हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो है ना ये वाली चीज़ देखें, अब आपके पास रिजल्टेंट 0 हो चुका है, तो हमारे पास 2f जो है ना, ये वाला कहाँ पे था, 2f sin 40, ये वाली चीज़ देखो ना, यहाँ पर आपके पास y वाली चीज़ 0 हो चुकी है, तो आप सिर्फ ये वाला कंपोनेंट आपके पास बच जाएगा, दिस वन। तो अब आप क्या करोगे, ये लिख के या यूँ समझो, वर्टिकल जब 0 हो जाए कंपोनेंट रिजल्टेंट का, तो सिर्फ आपने डिफरेंस लेना है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्टेंट निकल ही नहीं सकता। तो आप कहोगे अगर वर्टिकल 0 हुआ तो वर्टिकल का जो अप का सम है, अगर वर्टिकल 0 हुआ तो 2f हमारे पास है sin 40 डिग्री, 2f sin 40 डिग्री प्लस g
साइन 60 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 10, और 10 इज आपके पास जो है ना वेट है, फोर्स 10 न्यूटन के ऊपर। तो यहाँ से आपने एफ निकालना है, जी निकालना है। एफ की वैल्यू उसने 3 बताई है। साइन 40 डिग्री, तो यहाँ पर आप लिख दो दिस इज़ योर साइन 40 डिग्री, और ये आप उधर 10 को इधर ले आओ, 10 माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो है ना बेटा जी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू जी। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करो और आपके पास जी आ जाएगा। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू साइन 40 माइनस 10 डिवाइडेड बाई साइन 60 डिग्री, दिस विल गिव यू द वैल्यू फॉर द जी। क्लियर? कोई मसला? खिजर वापस नहीं आया? चलें देखें, क्वेश्चन नंबर हमने 4 कर लिया, 5 कर लिया, अब 4 पे आ जाओ। टोटल mass of cyclist and her bicycle is 70 kg. The cyclist is riding with constant power. तो अब ये सिंपल वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, वही वाले हमारे जो पावर वाले होते हैं। तो यहाँ पर आपने अपनी इंक्लाइंड प्लेन बनानी है बेटा जी। इंक्लाइंड प्लेन पे यहाँ पर आपने अल्फ़ा रख देना है, और यहाँ पर आपके पास बेटा जी ये फोर्स, ये आपका पार्टिकल है, इसके ऊपर ड्राइविंग फोर्स ऊपर आपने लगानी है। तो दिस इज़ योर ड्राइविंग फोर्स, और इस पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना, ये वाली फोर्स जो है ना नीचे की तरफ लगेगी। इसका अपना वेट का कंपोनेंट नीचे लगेगा, दिस इज़ एम जी साइन अल्फ़ा नीचे लगेगा, और इस पे जो फोर्स है एफ़ वो भी नीचे लगेगी। तो सीधा पावर का फार्मूला लगाओ, पावर इज़ इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। तो ड्राइविंग फोर्स इज़ इक्वल टू पावर इज़ 180 ओवर वेलोसिटी, वेलोसिटी इज़ 6। तो ड्राइविंग फोर्स आपके पास है 30 न्यूटन की। अब अपना फार्मूला लगा दो बेटा, रिजल्टेंट फोर्स इज़ इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। तो रिजल्टेंट फोर्स आपके पास है बेटा जी ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, एफ़ को जिससे एफ़ रिप्रेजेंट किया गया है एम जी साइन थीटा, तो 70, जी की वैल्यू आपके पास 10 है, और साइन अल्फ़ा आपके पास, साइन अल्फ़ा की वैल्यू कहाँ पर गिवन है? 0.05। 0.05 ये गिवन है। आप बैठे थे अभी, मैं आपको बुला रहा था, आपकी आवाज़ ही नहीं थी। इज़ इक्वल टू 70 इज़ 70, और इसका डिसेलरेशन 0.2 है। तो यहाँ से आपने एफ़ को सब्जेक्ट बनाना है, तो एफ़ को उधर ले जाओ, बाकी सबको आप इधर ले आओ। ड्राइविंग फोर्स आपके पास 30 है, 30 माइनस 70 इंटू 10 इंटू साइन ये 0.05 है, और प्लस जो है ना ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 70 इंटू 0.2 दैट इज़ इक्वल टू एफ़। तो ये कैलकुलेटर उठाकर अगर बेटा इधर से एफ़ की वैल्यू निकालो, तो एफ़ की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए दानियाल 9 न्यूटन। सिंपल, पावर इज़ इक्वल टू ड्राइविंग फोर्स इंटू वेलोसिटी, ड्राइविंग फोर्स को सब्जेक्ट बनाया, रिजल्टेंट फोर्स इज़ इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, एंड डन। पार्ट बी, स्टेडी स्पीड है तो माँ 0 हो गई। यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स पावर ओवर वेलोसिटी है। अब यहाँ पर हमने स्पीड ही निकालनी है, पावर वही है 180 ओवर वी का हमें पता कोई नहीं है। अब रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है, रिजल्टेंट फोर्स इज़ इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 हो चुका है क्योंकि स्टेडी स्पीड है, तो माँ राइट साइड पे 0 हो गई। न्यूटन का सेकंड लॉ, मास टाइम एक्सेलरेशन 0। अब यहाँ पर आप लिखो ड्राइविंग फोर्स में से वो फ्रिक्शनल फोर्स एफ़ माइनस जो है ना एम जी साइन थीटा 70 जी साइन अल्फ़ा। तो हमने यहाँ से वेलोसिटी निकालनी थी। अब यहाँ पर आपके पास ये 0 हो गई। अब यहाँ से ड्राइविंग फोर्स को सब्जेक्ट बना लो, ड्राइविंग फोर्स इज़ इक्वल टू एफ़ प्लस 70 जी इंटू साइन अल्फ़ा। अब ड्राइविंग फोर्स ऊपर से देखो, ड्राइविंग फोर्स तो 180 ओवर वी है,
तो यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स की जगह आप 180/v लगा दो, दैट इज़ इक्वल टू एफ की वैल्यू 9 हमने निकाली थी, आगे 70, तो ये 700 मल्टीप्लाइड बाई 0.05, ये राइट साइड का सोल्यूशन 180/v, तो ये वाला 70 इंटू 0.005 35 होगा, तो 9 प्लस 35 हमारे पास 35 प्लस 9 कितना होता है 44, तो 180 डिवाइडेड बाई v इज़ इक्वल टू 44, तो v इज़ इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 44, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4.09 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द वेलोसिटी। क्लियर है? अलीना फारूक बैठे हो आप? जी। तो सिंपल ये वाला क्वेश्चन बेटा वही ड्राइविंग फोर्स रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है वो वाला कॉन्सेप्ट था बेसिक। ये वाले क्वेश्चन तो आपको बहुत आसान अब लगने चाहिए, क्योंकि ये 7 नंबर 8 नंबर आपको ये जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे हम बेटा जी आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखो, अ कार ऑफ मैस एम इज टोइंग अ ट्रेलर। ये वो ट्रेलर वाला सिस्टम, इंक्लाइंड प्लेन फिर आ गया है। इंक्लाइंड प्लेन के अंदर फिर आप अपना पहले डायग्राम बनाया करें। ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे आप आओ। यहाँ पर आपने अल्फ़ा थीटा कितने डिग्री गिवन है, थीटा गिवन होगा यहाँ पर 3 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल की वैल्यू 3 डिग्री है। यहाँ पर ये इसका साइज़ कम कर लें, 3 डिग्री है यहाँ पर। ये आपके पास दिस इज़ योर 3 डिग्री यहाँ पर आया है, और ये डिस्टेंस इसने कवर किया हुआ है कितना, न 50 मीटर। 50 मीटर। हाँ, ये 50 मीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया हुआ है, 50 मीटर है। यहाँ पर कार आ रही है, तो यहाँ पर ये कार है बेटा जी, गाड़ी बनाओ। और यहाँ पर ये गाड़ी है, ये नीचे की तरफ आ रही है। इसके पीछे स्ट्रिंग के साथ ट्रेलर है, स्ट्रिंग के साथ ये ट्रेलर है, ये ट्रेलर इसके साथ अटैच है। अब यहाँ पर ट्रेलर जो नीचे आता है, इसकी टेंशन इसके अपोजिट होगी T, और इसकी टेंशन अपोजिट होगी इधर। और ट्रेलर को जो रेजिस्ट करेगी वो FR होगी, रेजिस्टिव फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, टेंशन नीचे लगेगी। कार को टेंशन ऊपर लगेगी, और इसको कार को नीचे mg sin थीटा ये नीचे खींचेगा। पहले आपने फोर्सेस को आइडेंटिफाई कर लेना है, क्योंकि कोई भी फोर्स मिस हो गई ना, इस ट्रेलर का मैस नीचे की तरफ अलॉन्ग द स्लोप ही चलेगा। इसका भी mg sin थीटा नीचे लेके जा रहा है, FR इसके अपोजिट है। तो हमें जो है ना, आपको क्या गिवन है, वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस गिवन है। तो वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टेंस, WR का फार्मूला होता है FR, फोर्स वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, और डिस्टेंस है 50 का। वर्क डन गिवन है 40,000, तो यहाँ पर 40 और उसके साथ 3 ज़ीरोज़ लगा दो, यहाँ पर 50 एंड दैट इज़ इक्वल टू FR। 0 से 0 कट जाएगा, तो मेरे पास जो रेजिस्टिव फोर्स आ जाएगी वो 800 की जो है ना बेटा जी, न्यूटन की रेजिस्टिव फोर्स, पीछे वाली फोर्स मैंने निकाल दी। अब मैंने रिजल्टेंट फोर्स हमारी माँ है वो वाला फार्मूला लगा देंगे अपना। रिजल्टेंट फोर्स इज़ इक्वल टू कांस्टेंट स्पीड, कहीं पे लिखा हुआ है तो कांस्टेंट स्पीड ये लिखा हुआ है, तो रिजल्टेंट फोर्स माँ 0 हो जाएगी। तो अब ड्राइविंग फोर्स ये सारी नीचे लग रही हैं। एक है m sin 30 mg, g की वैल्यू 10 sin 3 डिग्री सॉरी, प्लस इसका जो दूसरा है 300 नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, 300 mg sin थीटा। ट्रेलर का भी मैस नीचे एक्ट कर रहा है, तो mg sin यहाँ पर आप लिखोगे m आपके पास उसका 300। आप दोनों अगर m को प्लस कर ले और फिर कर ले, इस तरह फर्क तो नहीं पड़ेगा। उसका मैस 300 है, इसके मैस का पता ही कोई नहीं है। अच्छा, फिर उसको एक एक्सप्रेशन में लिख दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। क्या लिख दें, इधर FR लिख दो, मतलब m प्लस 300 लिख के उसके बाद बाकी सारा साइन थीटा लिख दे। हो सकता है, सही कह रहे हो वो, क्योंकि साइन 10 sin 3 डिग्री सेम है ना,
तो अब यहाँ पर जो मैं m को सब्जेक्ट बनाऊँगा तो MFR 800 है, ये उधर जाकर राइट साइड वाला 800 माइनस उसमें से 3000, ये 3000 साइन 3 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 साइन 3 डिग्री करूँगा तो डायरेक्ट मैथ्स आ जाएगा। कैलकुलेटर से ये वाली कैलकुलेशन करो तो हमारा मैथ्स आना चाहिए 1230 टिल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वी आर डन विद आवर मैथ्स। आगे, द रेजिस्टेंस फोर्स ऑन द ट्रेलर इज़ 200 न्यूटन। जो रेजिस्टिव फोर्स है वो ट्रेलर के ऊपर इतनी है, तो यहाँ पर आप ट्रेलर के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स वाला फार्मूला लगा दो। ट्रेलर हमारे पास उस पे जो है ना, ट्रेलर पे नीचे टेंशन एक्ट कर रही है, उसका मैस एक्ट कर रहा है 300 जी का मतलब होता है 10 इंटू साइन 3 डिग्री, दिस इज़ साइन 3 डिग्री, और उसकी रेजिस्टिव फोर्स अब 200 है, उसमें से 200 माइनस करो माँ तो इधर भी ज़ीरो है, तो आपने टेंशन निकालनी है। तो टेंशन इज़ इक्वल टू 200 माइनस 3000 साइन 3 डिग्री, तो टेंशन आपके पास बेटा जी आ जाएगी 40.30 न्यूटन। दिस इज़ टेंशन एंड दिस इज़ 3 टिल सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिस इज़ द आंसर, वी आर डन। ये तो अब आपको बच्चों वाले क्वेश्चन लगने चाहिए कि ये वाले जिसमें आ जाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि पहले दूसरे क्वेश्चन पर हम ऊपर से आते गए हैं, तो यहाँ पर जो है ना मैक्सिमम आपका 45-50 मिनट्स तक आप यहाँ तक आ जाओगे। अगर आप उल्टा आओगे तो 40 to 50 मिनट तक आप क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन पे आ जाओगे। आपके जो स्टार्ट वाली एनर्जी होएगी ना, वो बड़े 12 नंबर 13 नंबर वाले क्वेश्चन पे स्पेंड करो। वो जब आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे ना, 4 क्वेश्चन, फिर जो आखिर में आपके अगर 20-25 मिनट भी बचे होंगे ना, ये स्टार्ट वाले क्वेश्चन आप तेज़ी के साथ कर लोगे, नहीं तो प्रॉब्लम का शिकार है। अगर अपनी एनर्जी छोटे छोटे क्वेश्चन पे सॉल्व करना शुरू कर दोगे, आखिर में 15-20 मिनट बचेंगे और क्वेश्चन आपका जो है ना 15 नंबर वाला, और वो 2 क्वेश्चन बचे होंगे, तो फिर आप पैनिक कर जाओगे, फिर आपके हाथ में नहीं होनी चीज़ें, परेशान हो जाओगे, पेपर ख़राब कर लोगे। तो टाइम मैनेजमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आखिर वाला क्वेश्चन करो, मुश्किल वाला उसको डील करो। फ्रेश दिमाग होगा तो मसला ही कोई नहीं होगा। जब कोई चीज़ ऊपर जाती है, U2 वाला कॉन्सेप्ट होता है, इधर जाके रुक जाएगी। तो जब भी U2 वाला कॉन्सेप्ट हो तो उसको आपने माइंड में रखना है। अब V तो 0 होगी, तो हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ U, तो थर्ड फार्मूला लगा दो, V² इज़ इक्वल टू U² प्लस 2AS। V तो 0 हो जानी है, U हमने निकालनी है, ऊपर की तरफ जा रहा है, +2, एक्सेलरेशन -10 होता है, डिस्टेंस 20 मीटर है, तो दिस इज़ U² माइनस जो है ना आपके पास बेटा जी कितना आ जाएगा, ये 400 इज़ इक्वल टू 0, तो U² इज़ इक्वल टू 400, अंडर रूट लो दोनों साइडों पे, U इज़ इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। जब भी कोई चीज़ वर्टिकली ऊपर फेंकी जाएगी किसी वेलोसिटी U के साथ, तो U2 का कॉन्सेप्ट लगाना है। तो U2 U या तो गिवन होगी, अगर यहाँ पर U गिवन होती और डिस्टेंस पूछता तो आप 20 निकाल लेते, तब भी यही लगाना है आपने। फाइंड द टोटल टाइम। अब एक्सेलरेशन -10 क्यों है? ऊपर जाते वक्त हमेशा बेटा -10 होता है, और नीचे आते वक्त देखो, ऊपर जाते वक्त आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा -10 लेनी है, और नीचे आते वक्त आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा +10 लेनी है। ये याद रट्टा मार लो। और जब भी कोई चीज़ ऊपर जा रही होगी, माइंड में U2 वाला कॉन्सेप्ट लाना है कि U से फेंका किया, या तो U की वैल्यू गिवन होगी या U फाइंड करना होगा। इस दफ़ा उसने कहा था U फाइंड करो, U2 मतलब V तो 0 हो गई, U या तो गिवन होगी या फाइंड करनी होगी। अगर गिवन होगी तो डिस्टेंस पूछेगा, इस क्वेश्चन में उसने 20 मीटर डिस्टेंस बता के U पूछ ली। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे काइनेमैटिक्स के क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। फाइंड द टोटल टाइम 15 मीटर अबव द ग्राउंड। तो टोटल टाइम, पहले डिस्टेंस हमें दे दिया है, S इज़ इक्वल टू UT, क्योंकि हमने ऊपर U भी निकाल दिया, +12 AT²। सर डिस्टेंस जो है ना 15 है, तो U कितना है, दी U20T, अब +1/2 A -10 है, T² हमने निकालना है। तो दिस इज़ 15 इज़ इक्वल टू 20T
माइनस 5t का स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो बेटा जी। 5t का स्क्वायर माइनस 20t प्लस 15, 5 कॉमन ले लो पूरी इक्वेशन में से, t स्क्वायर हो जाएगा बेटा माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 3 1 ज़र 3, मिड टर्म ब्रेकिंग कर लो, t माइनस 1, कैलकुलेटर आपके पास होगा, जो क्वाड्रेटिक लगा दो मर्जी है, तो t इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड या t इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड। तो अब आपके पास जो इन दोनों का डिफरेंस, टोटल टाइम अबव 15, तो यहाँ पर आप लिखोगे टोटल टाइम above 15 meter, that would be 3 second minus 1 second, 2 second will be your answer. That's it. दानियाल कोई मसला? अलीना फ़ारूक, ये तो मज़े वाला क्वेश्चन था बेटा। U20 वाला कॉन्सेप्ट है कि जब भी कोई चीज़ ऊपर जाएगी सोचना है ये तो सर U20 है, तो अगर ये इधर से नीचे भी फेंक देता ना तो फिर यहाँ पर U फिर 0 हो जाना था, और इधर V की वैल्यू वो पूछता होता है बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। U20 और U2V दो कॉन्सेप्ट हैं, यहाँ पर होंगे U2V मतलब 0 to V। कैनीमैटिक्स में जब कोई चीज़ नीचे आ रही होगी तो उस वक्त उसकी U को 0 लेना है आपने, और V बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वेलोसिटी वो पूछेगा। अगर उसने दे दिया हमें U तब तो नहीं ले सकते ना 0? क्या? नहीं 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 नहीं, यहाँ पर देखो ये इस मोमेंट के ऊपर V 0 हो जाता है एक मोमेंट के लिए, जब बॉडी नीचे की तरफ ट्रैवल स्टार्ट करता है U 0 होता है। देखो जब बॉडी U20 जा रहा है तो किसी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, एक मोमेंट के लिए मैक्सिमम हाइट पे रुकेगा, फिर डाउनवर्ड जाते वक्त U उसकी 0 नहीं होगी, फिर वो आगे वेलोसिटी करेगा, तो ये होता है U20 या फिर 0 to V। ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखोगे तो मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी सॉल्व कर जाओगे। U20 ऊपर जाते वक्त, U2V नीचे आते वक्त। खत्म। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, वापस क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है, तो इसी पैटर्न पे बेटा जी करना है आपने पेपर। तो अब इसको देखते हैं। अ क्रेन इज़ यूज्ड टू रेज अ ब्लॉक ऑफ मास 600 kg, कांस्टेंट स्पीड है, तो समझो एक्सेलरेशन 0 हो चुका है। अब आपके पास ये ब्लॉक ऐसे बना लो, ये ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसके ऊपर की तरफ ड्राइविंग फोर्स लग रही है और नीचे की तरफ इसका बस वेट है mg, 600 kg तो 600 g। तो इसकी जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स ये अगर अपवर्ड है तो ये नीचे वाली ये रेजिस्टिव फोर्स है, 600 g इज़ इक्वल टू मास 0, तो ड्राइविंग फोर्स इज़ इक्वल टू 600 इंटू 10, तो ये आपके पास आ जाएगा 6000 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स है आपके पास। अब वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स, वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स इज़ इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, मतलब ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो ड्राइविंग फोर्स हमारे पास है जी 6000 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, हमारे पास कितना है 15 मीटर का डिस्टेंस लिखा हुआ है, तो 15 इंटू 6000 बेटा जी 90,000 आ जाएगा। तो 90,000 जूल आपके पास जो है ना वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स है। पहले 10 जूल का वर्क हो चुका है, टोटल वर्क बताना है। तो टोटल वर्क जो आपके पास होगा, पहले से हमने 90,000 हमने निकाला और 10,000 आपका पहले से गिवन है, तो 100,000 जूल इज़ द टोटल वर्क। एनी प्रॉब्लम यहाँ पे? किधर वही कॉन्सेप्ट था, ड्राइविंग RF इज इक्वल टू 0। नहीं। गुड। पार्ट बी देखें, गिवन दैट एवरेज पावर एक्सर्टेड बाय द क्रेन इज 12.5 किलोवाट, फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द ब्लॉक इज इन मोशन। अब पहले पावर का फार्मूला लगाओ, पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स होता है, याद रखें, वर्क डन वर्क ओवर टाइम होती है पावर। तो अब आपके पास जो है ना पावर है 12.5 किलोवाट, तो ये 12,500 पावर आ जाएगी, इज इक्वल टू जो टोटल वर्क हमने किया है वो है 100,000 का,
डिवाइडेड बाई टाइम, गिवन दैट एवरेज दिस फाइंड द टोटल टाइम। तो यहाँ से बेटा जी टोटल टाइम के लिए होता है टोटल वर्क, दैट इज़ 100,000 डिवाइडेड बाई 1250। तो इन दोनों को डिवाइड कर दो तो 8 सेकेंड। 8 सेकेंड इज़ द टोटल टाइम जब ये वाला काम हो जाएगा। दैट्स इट, ये वाला पेपर बेटा जी हमारा एंड हो गया।